डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नाम लाया जो बहुत ही जाना पहचाना हुआ है, जिसके विशेष करके जो है मोरल डेवलपमेंट, विशेष करके मोरल डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में एक और एकदम जाना पहचाना नाम लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यह भी एक चैप्टर है और विशेष करके टेट, सीटेट और नेट के सिलेबस में एक चैप्टर है और यहाँ से भी प्रायः इन अवस्थाओं की दे करके प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों ये स्टार्ट करते हैं, लंबा टॉपिक है, कुछ चर्चाएं होंगी इस पर। तो अगर आपने देखा तो इस सिद्धांत का नाम है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास। ठीक, मोरल थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। उसके बाद आप देखिए तो लॉरेंस कोहलबर्ग निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें उन्होंने किससे सीखा है? जीन पियाजे महोदय से उन्होंने सीखने का क्या किया है? प्रयास किया हुआ है। अब जीन पियाजे महोदय से उन्होंने सीखने का प्रयास किया हुआ है और उनका नैतिक विकास का सिद्धांत था, इनका लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत भी उन्हीं का है। तो उन्होंने सबसे पहले ये दो शब्द मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दो शब्द क्या है? नैतिक, क्या है? नैतिक दुविधा, ठीक, नैतिक दुविधा। और इधर मैं लिख रहा हूं नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्क। डियर स्टूडेंट, तो सब मैंने लिखा हुआ है इसमें। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत आया उसमें तो महत्वपूर्ण शब्द आए। नंबर 1 पर आपका आ गया नैतिक दुविधा और नंबर 2 पर आया नैतिक तर्क। चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि नैतिक दुविधा क्या होती है। जैसा कि जब बालक क्या होता है? छोटा होता है, विशेष करके 0 से 8 वर्ष की अवस्था में रहता है, तो क्या होती है? उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं, प्रायः जो भी क्रियाएं आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? नैतिक दुविधा के अंतर्गत आती हैं। नैतिक दुविधा के अंतर्गत आती हैं क्योंकि नैतिक दुविधा को यदि आप परिभाषित करना चाहेंगे तो नैतिक दुविधा का मतलब ये होता है जब दो वस्तुएं या दो बातें क्या हो, कहने में आपको संकोच लग रहा हो। आपकी व्यवहारिक भाषा में मैं बता रहा हूं, जब दो बातों को, किन्हीं दो बातों में या दो वस्तुओं को चुनने में आपको क्या हो रहा हो? संकोच हो रहा हो, तो या दुविधा हो रही हो, उसी को हम क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा कहते हैं। इसी को जो हमने कहा कि जो आपको किन्हीं दो वस्तुओं में से एक वस्तु को चुनने में जो संकोच आप में आता है, उसी को लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कहा? नैतिक दुविधा कहा। क्या कहा? नैतिक दुविधा कहा। और दूसरा शब्द मैंने लिखा नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा का मतलब अगर आप इसे परिभाषित करना चाहेंगे, व्याख्यायित करना चाहेंगे, तो नैतिक तर्कणा का मतलब ये होता है दो वस्तुओं में से जो उचित हो उसे चुन लेना अपने उद्देश्य के अनुसार। वो क्या है? नैतिक तर्कणा। मतलब तर्कों के माध्यम से दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को क्या कर लेना? चुन लेना ही नैतिक तर्कणा है। ठीक है, नैतिक तर्कणा है। जैसे आपसे कहा जाए कि फुटबॉल और क्रिकेट आप दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट आप दोनों खेलते हैं, तो निश्चित रूप में आप दोनों में उतनी महारत आपको हासिल नहीं होगा। एक में थोड़ा कम होगा और एक में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप दोनों खेल हो रहा हो कि आप क्या खेलेंगे, मतलब फुटबॉल खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे, तो आप अपने तर्कों के माध्यम से जो आप चुन लेंगे, अर्थात पूरा विश्वास है या यह कहा जा सकता है कि आप क्रिकेट को चुनेंगे क्योंकि क्रिकेट आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं।
प्लेयर आप क्रिकेट उसमें आप चुने जा सकते हैं। तो जो है इसलिए आप क्रिकेट पसंद करना जो है खेलना पसंद करेंगे। तो कहने का मतलब नैतिक दुविधा वो होती है जब दो वस्तुओं में से चुनाव करने में हमें असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो उसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कहा, नैतिक दुविधा कहा। और जब दो वस्तुओं में तर्कों के अनुसार एक वस्तु को अपने उद्देश्य के अनुसार चुन लिया जाता है, तब उसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कहा, नैतिक तर्कणा कहा। अब लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को कितने स्तरों में बांटा, 3 स्तरों में बांटा। इसमें देखिए पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कॉन्वेंशन लेवल, उसके बाद परंपरागत स्तर कॉन्वेंशन लेवल, फिर उसके बाद उत्तर परंपरागत लेवल अर्थात पोस्ट कॉन्वेंशन लेवल, 3 भागों में बांटा। तो आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है कि पूर्व परंपरागत स्तर के जो भी क्रियाएं होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, नैतिक दुविधा के अंतर्गत आएंगी। और उसके बाद से जो भी आपका मतलब कन्वेंशन लेवल और पोस्ट कन्वेंशन लेवल की जो बातें आएंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, नैतिक तर्कणा के अंतर्गत आएंगी। तो अगर आप देखेंगे तो पूर्व परंपरागत अवस्था जो नैतिक दुविधा के अंतर्गत आ रही है अर्थात प्री कॉन्वेंशन लेवल, जो आपका प्री कॉन्वेंशन लेवल है उसको लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में बांट दिया गया। मित्रों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है जो अपने सिद्धांत को लाए और 3 स्तर बताए, जैसे मैंने बताया कि प्री कॉन्वेंशन लेवल, उसके बाद कन्वेंशन लेवल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशन लेवल। तो ये 3 लेवल आए, 3 लेवल को उन्होंने भी क्या कर दिया, बांट दिया हुआ अपने सोपान, मतलब एक एक लेवल एक एक स्तर किन किन सोपानों से होकर के गुजरता है। अर्थात आप यहाँ ये भी जान लीजिए कि स्तर में सोपान क्या हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं, बिना सोपानों के कोई किसी स्तर पर आप नहीं पहुंच सकते इस सिद्धांत के अनुसार अर्थात लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। तो आप देखिए कि प्री कॉन्वेंशन लेवल, जो कॉन्वेंशन लेवल है उसको उन्होंने कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में बांटा हुआ है। और इन्होंने अपनी जो नंबरिंग की है उसको 0 से स्टार्ट किया हुआ, किससे, 0 से स्टार्ट किया हुआ है। तो आप देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को कितने सोपानों में डिवाइड किया, तो आपका उत्तर 6 होना चाहिए। और इस गिनती अगर 0 को गिन लेंगे तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जब आप 7 कहेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, प्रश्न गलत हो सकता है। तो आप देखिए इन्होंने 0 से शुरू किया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वर्गों में बांटा हुआ है। तो पूर्व परंपरागत स्तर अर्थात प्री कॉन्वेंशन लेवल को इन्होंने कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में बांटा हुआ है। आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा अभिमुखता। देखिए आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, टेट सीटेट में पूछा जाता है। अब किसी का और जैसे यह प्रश्न पूछ लिया गया कि नैतिक विकास में कौन लॉरेंस कोहलबर्ग का सोपान है, अब उसमें दे दिया जाए नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता, और उसमें एक भी दे दिया जाए कि दंड एवं आज्ञा अभिमुखता। तो आपको उत्तर क्या होगा, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता ही होना चाहिए आपका उत्तर, क्योंकि यही लॉरेंस कोहलबर्ग का है, बाकी तीनों किसका है, जी पियाजे जी का है। तो आपका उत्तर यही होना चाहिए। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अतः आप जो है इन्हें याद रखिएगा कि जो स्तर इन्होंने बांटा, तीन स्तर इन्होंने बांटा, जैसे प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल और पोस्ट कन्वेंशन लेवल, और उसके बाद एक एक लेवल को इन्होंने कितने स्टेप में बांटा, किसी को 3 में, किसी को 2 में स्टेप में बांटा। जैसे कि यहाँ पर पूर्व परंपरागत स्तर को कितने बांटा, 3 स्तरों में बांटा। वो क्या है, आत्म केंद्रित निर्णय, ईगो सेंट्रिक जजमेंट, ठीक। उसके बाद दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, तो इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन।
इस तरह से उन्होंने 3 भागों में बांटा। तो आई एक एक का हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसी नंबर पर आपका आता है आत्म केंद्रित निर्णय। क्या आ रहा है, आत्म केंद्रित निर्णय नंबर 1 पर आपका ये आ रहा है। तो आत्म केंद्रित निर्णय क्या है, आत्म केंद्रित निर्णय का जो सोपान है उसमें सबसे अच्छा ये मतलब जो शब्द है जिससे आपको पकड़ लेना चाहिए कि इसमें क्या लिखा होगा, एक एक शब्द हम हर वो सोपान का बताएंगे। तो सबसे पहले आत्म केंद्रित निर्णय आता है, तो उसमें क्या है, इच्छा, ठीक, ये क्या है, इच्छा और पसंद, ठीक। 2 शब्द मैंने लिखा किसके लिए, आप इतने याद रखिएगा, ये आपका क्लियर रहेगा किस सोपान में क्या क्या है, किस सोपान में क्या क्या है। तो इच्छा और पसंद। तो कहने का मतलब है कि जब बालक पूर्व परंपरागत स्तर के आत्म केंद्रित निर्णय स्तर पर होता है, मतलब सोपान पर होता है, तो वो क्या करता है, उन्हीं चीजों को पसंद करता है जिसकी उसे देखने की, उसे प्राप्त करने की क्या होती है, इच्छा होती है। अर्थात इस स्तर पर जो बालक की क्रिया प्रक्रिया होती है वो पसंद, नापसंद और इच्छा अनिच्छा पर निर्भर करती है। जिसकी इच्छा होगी उसी वो लेंगे और जिनकी इच्छा नहीं होगी उसे वो नहीं लेंगे। जो वो पसंद करते हैं उसे देखकर वो प्रसन्न रहेंगे और जिसे पसंद नहीं करते उसे देखकर तुरंत वो क्या करेंगे, और रोने लगेंगे। ऐसा आप अपने परिवार के बच्चों के साथ अनुभव कर सकते हैं। तब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसके अंतर्गत क्या आता है, जो आपका ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, इसमें बालक क्या करता है, देखिए यहां भी तो दुविधा है, मैंने बताया कि नैतिक दुविधा है, इच्छा अनिच्छा, पसंद ना पसंद में से किसे चुना जाए, नैतिक दुविधा के अंतर्गत ही है। उसके बाद फिर आपका दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता आता है। तो दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता में बालक क्या करता है, जब बालक कोई क्या कर देता है, गलती कर देता है, कोई गलत कार्य करता है और उससे पूछा जाता है कि आपने क्यों ऐसा किया, तो उस इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में वो किसका सामना करता है, नैतिक दुविधा का सामना करता है कि कैसे अपने गार्जियन के सामने वो पेश आए कि इस दंड से क्या हो जाए, बच जाए, इनकी आज्ञा का पालन भी हो जाए और दंड से बच जाए। ऐसे तरह तरह के बहाने तब छोटे बच्चे बनाते हैं, किससे बचने के लिए, अपने गार्जियनों से बचने के लिए, अर्थात दंड का भी पालन हो जाए और आज्ञा का भी उल्लंघन न हो। इस तरह की बातें वो बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये दूसरा सोपान रहा इनका, एक आत्म केंद्रित, जिसमें मैंने बताया कि इच्छा अनिच्छा, पसंद नापसंद, और दूसरा दंड अभिमुखता वाला रहा, और तीसरे पर यांत्रिक सापेक्षता, मतलब वो अपने समूह में क्या करते हैं, समानता की भावना क्या करते हैं, रखते हैं कि समूह में क्या हो, हमें समान रूप से रखा जाए। अगर आप जीन पियाजे का वीडियो जो बना हुआ है हमारा उसे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सापेक्षिक यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता उनके किस में आ रहा है। तो ये यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता जो है निश्चित रूप से उनके नैतिक समानता के अंतर्गत आता है। वहां भी समानता की बात बालक अपने समूह में करता है, और यहाँ भी लॉरेंस कोहलबर्ग के भी सोपान में यह बात कही जा रही है। उसके बाद हम दूसरे स्तर पर आते हैं यहाँ पर कि परंपरागत स्तर, मतलब कन्वेंशन लेवल। तो प्री कन्वेंशन लेवल आप हो गया कि प्री कन्वेंशन लेवल में लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने सोपान बताए हैं, 3 सोपान बताए हैं, आत्म केंद्रित, दंड आज्ञा पालन अभिमुखता और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। उसके बाद फिर परंपरागत स्तर पर आता है। परंपरागत स्तर को जो है ये परंपरागत स्तर को यानी कन्वेंशन लेवल को लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 पर आपका आता है परस्पर एकरूपता अभिमुखता, और दूसरे पर आता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, मतलब इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन एंड ये अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन।
तो आपका अब आप देखिए, अब आप आ गए किसके अंतर्गत, नैतिक तर्कणा के अंतर्गत आ गए। अब तक आप बात कर रहे थे किसके अंतर्गत, नैतिक दुविधा के अंतर्गत। अब आप नैतिक तर्कणा के अंतर्गत आ गए। तो नैतिक तर्कणा के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है, परस्पर एक रूपता अभिमुखता। परस्पर एक रूपता अभिमुखता में वाला क्या करता है, अच्छे कार्यों को करने का प्रयास करता है, जिससे अर्थात उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिससे उन्हें क्या हो, प्रशंसा हो, पुनर्बलन प्राप्त हो, उनकी प्रशंसा की जाए, पुनर्बलन प्रदान किया जाए। इस तरह की क्रियाएं जिन कार्यों से उन्हें प्राप्त होती हैं, उन्हीं कार्यों को वो करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मित्रों आप देखिए यहाँ नैतिक तर्कणा की बात आ गई ना, उसने दो वस्तुओं में से एक चुन लिया, अच्छा कार्य या बुरा कार्य। तो निश्चित रूप से इस अवस्था में बालक ने जो निर्णय लिया है था अपनी नैतिक तर्कणा के अंतर्गत के माध्यम से कि वह अच्छा कार्य करेगा जिससे उसे क्या हो, प्रशंसा प्राप्त हो या फिर पुनर्बलन प्राप्त हो। दूसरे नंबर पर आता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तो अधिकार संरक्षण अभिमुखता अर्थात अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन के अंतर्गत क्या होता है, ये अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन के अंतर्गत क्या होता है कि बालक क्या करता है, इसका पूरा सामाजिकरण होता है। अर्थात वह क्या करता है, समाज के नियमों कानूनों को का पालन करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित एवं तत्पर रहता है, और वो चाहता है कि समाज के नियम किसी भी कारण से टूटे न और समाज के विरुद्ध हम न जाए, बल्कि समाज के अनुसार अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को क्या करें, बिताएं या अपने कार्य को करें। ये आता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता अर्थात अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ रहा है ये सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक ओरिएंटेशन। तो सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता क्या है, ये जो है परिभाषीकरण का मतलब जैसे मैंने ये बताया आपको ये परिभाषीकरण, तो यहाँ पर ये मैंने कहा कि इच्छा, पसंद, नापसंद, और उसके बाद फिर जो है ये आपका आ रहा है सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता के अंतर्गत क्या था, परिभाषीकरण। मतलब वो क्या कर ले, चीजों को, वस्तुओं को, कॉन्सेप्ट को क्या कर ले, उसका परिभाषित कर ले, उसका कॉन्सेप्ट क्या कर ले, क्लियर कर ले कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मित्रों आप देखिए ये सब नैतिक तर्कणा के अंतर्गत हो रहा। मैंने बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास में दो ही चीजें महत्वपूर्ण, एक नैतिक दुविधा, एक नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो नैतिक तर्कणा के अंतर्गत ही वाला क्या कर रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है और उससे पहचानने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो इस स्टेज पर बालक क्या करता है, चीजों को परिभाषित करने का प्रयास करता है और जानने का प्रयास करता है। और लास्ट में आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें बालक क्या करता है, उचित और अनुचित में क्या कर लेता है, भेद कर लेता है। अब हमें याद आ रहा है कि अगर आप ज्ञाने की अधिगम सोपानिकी पढ़े होंगे तो जिस प्रकार से उनके अधिगम सोपानिकी में समस्या समाधान था, ठीक उसी प्रकार से इनके सोपान में सबसे लास्ट में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है। तो जो है इसमें क्या करता है बालक, उचित और अनुचित में भेद कर लेता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमेशा के लिए वो क्या कर जाता है, सीख जाता है। तो पुनः मैं एक समरी के रूप में कि इसमें क्या करता है, आत्म केंद्रित में इच्छा, अनिच्छा, पसंद, नापसंद के अनुसार क्या करता है, अपनी क्रियाओं को करता है। इसमें क्या करता है, दंड और आज्ञा पालन के लिए वो क्रियाओं को करता है कि किस तरह से अपनी बातों को रखा जाए ताकि वह दंड भी ना उसको मिले और आज्ञा का पालन भी अपने गार्जियन का हो जाए। और यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता के अंतर्गत सापेक्षिक अभिमुखता के अंतर्गत क्या करता है वाला, वो अपने समूह में अपनी समानता या अपने परिवार में अपनी समानता को बनाए रखना चाहता है। फिर परस्पर एक रूपता अभिमुखता में क्या करता है, वो परस्पर एक रूपता उसमें करता है क्या कि ऐसे कार्य को वो करना चाहता है जिससे उसे अधिक से अधिक प्रशंसा मिले। उसके बाद अधिकार संरक्षण अभिमुखता में क्या करता है वो कि ऐसे कार्य को करना चाहता है जिससे
समाज के सामाजिक नियम और सिद्धांतों पर कोई आंच ना आए, अर्थात उसे कोई किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे, वो नियम और सिद्धांत न टूटे। उसके बाद सामाजिक अनुबंध विधि संबंध अभिमुखता में क्या होता है कि वह चीजों के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, क्लियर करने का प्रयास करता, नहीं परिभाषित करने का प्रयास करता। और लास्ट में आपका आता है सार्वभौमिक नैतिकता अभिमुखता। तो नैतिकता अभिमुखता सिद्धांत के अंतर्गत, सार्वभौमिक नैतिकता अभिमुखता सिद्धांत के अंतर्गत बालक क्या करता है, बालक क्या करता है कि वह ये जो है ये उचित और अनुचित में भेद करना क्या करता है, जान जाता है, वस्तुओं को जान जाता है, क्या हमारे लिए लाभकारी है, क्या हमारे लिए लाभकारी नहीं है। तो आई होप डियर स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपके पास हमारी कही हुई बातें पहुंची होंगी। धन्यवाद, आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। ये राजा